हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने अपने लास्ट के लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया था। अपने आज के लेक्चर में हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किन टूल्स का यूज़ करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, हम बहुत सारे एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, लाइगेज हो गया। इन एंजाइम्स का हम यूज़ करते हैं। हम वेक्टर डीएनए का यूज़ करते हैं, हम एलियन डीएनए का यूज़ करते हैं, होस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ईयर 1963 में साइंटिस्ट ने देखा कि ई कोलाई के अंदर कुछ ऐसे अडाप्टेशन है जिसके थ्रू वो अपने आप को बैक्टीरियोफेज से बचा रहा था। और ये अडाप्टेशन किस फॉर्म में थे? ये अडाप्टेशन एंजाइम के फॉर्म में थे। तो ई कोलाई ऐसे दो एंजाइम सीक्रेट करता है जिससे वो अपने आप को बैक्टीरियोफेज से बचाता है। तो उसका पहला एंजाइम है मिथाइलेज और दूसरा एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो ये दो एंजाइम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर सीक्रेट होते हैं और इसके थ्रू ई कोलाई अपने आप को बैक्टीरियोफेज से बचाता है। अब देखिए, मिथाइलेज हमारा क्या काम करता है? मिथाइलेज मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है बैक्टीरिया के डीएनए में। मिथाइलेज एंजाइम मिथाइल ग्रुप ऐड करता है बैक्टीरिया के डीएनए में। अब जब बैक्टीरिया के डीएनए में मिथाइल ग्रुप जाकर के ऐड हो चुका है तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए या वायरल डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से लाइगेट नहीं कर पाएगा, वो उससे जुड़ नहीं पाएगा। तो जब बैक्टीरिया के डीएनए में बैक्टीरियोफेज का डीएनए जुड़ नहीं पाएगा तो वो अपना रेप्लिका या रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा और अपना रेप्लिका का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। और बिना रेप्लिका के फॉर्मेशन से बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो मिथाइलेज एंजाइम सिर्फ मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देता है किसके डीएनए में? बैक्टीरिया के डीएनए में। और जब बैक्टीरिया के डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए या वायरल डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से लाइगेट नहीं कर पाता है और अपने रेप्लिका का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। दूसरा एंजाइम जो ई कोलाई बैक्टीरिया सीक्रेट करता है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या आरई। कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या आरई। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कई छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। जब वो छोटे छोटे पीस में कट जाता है तो वो अब लाइगेशन भी नहीं कर सकता, बिना लाइगेशन के वो अपना रेप्लिका का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से आरई जो होता है वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को खराब कर देता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दिस एंजाइम ब्रिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशन ऑफ वायरल डीएनए। ये एंजाइम क्या करता है? वायरल डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करता है विदाउट अफेक्टिंग बैक्टीरियल जीनोम। बैक्टीरियल जीनोम यानी बैक्टीरियल डीएनए या आरएनए को वो अफेक्ट नहीं करता है। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वायरल डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है और विदाउट अफेक्टिंग बैक्टीरियल जीनोम या बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए को अफेक्ट किए बिना। अब देखिए, आरई की डिस्कवरी किसने की थी? आरई वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्बर, स्मिथ एंड नेथेंस। आरई की डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने की है, आर्बर, स्मिथ और नेथेंस। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किसने किया है? स्मिथ ने किया है। फर्स्ट आरई वॉज हिन सेकेंड। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिन सेकेंड था। उसकी डिस्कवरी किसने की है? स्मिथ ने की है। अच्छा देखिए, हर आरई स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। और हिन सेकेंड के लिए वो स्पेसिफिक सीक्वेंस 6 बेस पेयर्स का होता है। 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसपे हिन सेकेंड अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, हिन सेकेंड ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। हिन सेकेंड डीएनए मॉलिक्यूल्स को वहीं से कट करेगा, वहीं पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा जहां पे उसे 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑब्टेन होगा। अब जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिस पर आरई अपना फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम सिंपली कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिन पे आरई अपना फंक्शन परफॉर्म करता है उन्हें हम रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहते हैं। टुडे वी नो मोर देन 900 आरई। आज हमारे पास 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आइसोलेटेड हैं जिन्हें हमने प्राप्त कर लिया है। आज हमारे पास 900 से ज़्यादा आरई हैं और उन्हें हमने ऑब्टेन किया है 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से हमने 900 से ज़्यादा आरई आज ऑब्टेन कर लिया है। आगे चलते हैं।
आगे का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ आरी। आरी का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हमने सुना ना हिंद सेकंड, तो ऐसा नाम क्यों रखा गया आरी का, उसके नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट हमारा है फर्स्ट लेटर ऑफ नेम कम फ्रॉम जीनस। जो पहला लेटर होता है आरी का वो उस बैक्टीरिया के जीनस से लिया जाता है जिससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया जा रहा है। तो पहला लेटर बैक्टीरिया के जीनस को शो करता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड टू लेटर कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम दे वर आइसोलेटेड। सेकेंड के दो लेटर यानी बाद के जो दो लेटर होते हैं वो उस प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज को शो करते हैं। पहला लेटर तो जीनस को शो कर रहा था, बाद के दो लेटर उस बैक्टीरिया के स्पीशीज को शो करेंगे जिससे कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ऑब्टेन किया होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड लेटर कम फ्रॉम नेम ऑफ स्ट्रेन। थर्ड लेटर क्या शो करता है, उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को शो करेगा। थर्ड लेटर हमारा क्या शो करेगा, बैक्टीरिया के स्ट्रेन को शो करेगा। ये चीज़ हमें एग्जांपल से अच्छी तरह से क्लियर होगी। यहाँ पे एग्जांपल हमने हिंद सेकंड आरी का लिया है, लेकिन इसे मैंने दूर दूर करके लिखा हुआ है ताकि आसानी से यहाँ से आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे H क्या शो कर रहा है, H जो है वो हमारा फर्स्ट लेटर है और ये शो कर रहा है हीमोफिलस को। किसको शो कर रहा है, हीमोफिलस को। हीमोफिलस क्या है, उस बैक्टीरिया का जीनस है जिससे कि हमने हिंद सेकंड आरी को ऑब्टेन किया है। बाद के जो दो लेटर हैं आई और एन, ये हमारे बाद के दो लेटर हैं। सेकंड टू लेटर्स हमारे आई एन हैं। ये किसको शो कर रहे हैं, ये सिंपली इन्फ्लुएंजी को शो कर रहे हैं। अब इन्फ्लुएंजी क्या है यहाँ पर, इन्फ्लुएंजी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक सेल का स्पीशीज़ है। क्या है, स्पीशीज़ है। एच हमारा जीनस को शो कर रहा था, इन्फ्लुएंजी हमारा स्पीशीज़ को शो कर रहा है। यहाँ पे थर्ड लेटर देखिए क्या है, थर्ड लेटर हमारा सिंपली डी है। अब डी क्या शो कर रहा है, आर डी। डी क्या शो कर रहा है, आर डी। आर डी क्या है, स्ट्रेन है। आर डी क्या है, उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन है। इसका मतलब हेमोफिलस यानी एच रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे जीनस को। इन्फ्लुएंजी किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, इन्फ्लुएंजी सिंपली हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था स्पीशीज को। थर्ड लेटर यानी डी हमारा जो था वो किसे शो कर रहा था, आर डी, यानी कि स्ट्रेन को। किसे शो कर रहा है, स्ट्रेन को शो कर रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर लास्ट में मैंने कहा ना हिंद सेकंड, तो सेकंड क्या है, सेकंड एक रोमन नंबर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि हमने किस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया है बैक्टीरियल स्ट्रेन से। मतलब कि बैक्टीरिया के स्ट्रेन से हमने एंजाइम को पहली बार में ऑब्टेन किया है, दूसरी बार में ऑब्टेन किया है या तीसरी बार में ऑब्टेन किया है, हमने किस ऑर्डर में बैक्टीरिया से आरी को ऑब्टेन किया है, रोमन नंबर वही शो करता है। जैसे कि हिंद सेकंड है तो यहाँ पर हमने हिंद सेकंड आरी को बैक्टीरिया के आरडी स्ट्रेन से सेकंड टाइम में ऑब्टेन किया है। एक बार फिर से बताते हैं, हिंद सेकंड हमने हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया के आरडी स्ट्रेन से सेकंड ऑर्डर में हिंद सेकंड आरी को ऑब्टेन किया है। इसीलिए यहाँ पर हिंद सेकंड आरी के लास्ट में ये सेकंड रोमन नंबर हमने लिखा है, जिससे कि हमने ये पता लगा पाएँ कि हमने इसे सेकंड ऑर्डर में ऑब्टेन किया है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है आपके एग्जांपल ई कोर फर्स्ट का। एनसीईआरटी ने एग्जांपल किसका दिया है, ई कोर फर्स्ट का। यहाँ पे ई कोर फर्स्ट है लेकिन समझाने के लिए दूर दूर लिखा है हमने, ई कोर फर्स्ट का है। इसी तरह देखिए ई क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, सिंपली ई हमारा जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जीनस क्या है, एस्चेरिकिया को, एस्चेरिकिया यहाँ पे हमारा सिंपली जीनस है। CO हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीशीज रिप्रेजेंट करेगा। CO हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीशीज रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारा स्पीशीज क्या है, कोलाई। हमारे यहाँ स्पीशीज क्या है, कोलाई। आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। आर हमारा स्ट्रेन रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर स्ट्रेन हमारा है RY13 और ये फर्स्ट है, फर्स्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एस्चेरिकिया कोलाई के RY13 स्ट्रेन से हमने फर्स्ट ऑर्डर में ई कोर फर्स्ट एंजाइम को आइसोलेट कर लिया है। तो सिंपली ये हमारा नॉमेनक्लेचर होता है आरी का। हर आरी का नाम हम इसी तरह रखते हैं। पहला लेटर जो होता है वो बैक्टीरिया के जीनस को शो करता है, बाद के जो दो लेटर होते हैं वो बैक्टीरिया के स्पीशीज को शो करते हैं, जो थर्ड लेटर होता है वो बैक्टीरिया के स्ट्रेन को शो करता है, और जो रोमन नंबर होता है वो हमारे ऑर्डर को शो करता है कि हमने किस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया है। तो इस तरह हम किसी आरी का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
अच्छा देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं, न्यूक्लिएजेस कहते हैं। सिंपली हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिएजेस कहते हैं। इसी न्यूक्लिएजेस को दो कैटेगरी में बाद में फर्दर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी हमारी होती है एक्सोन्यूक्लिएजेस और दूसरी कैटेगरी होती है हमारी एंडोन्यूक्लिएजेस। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में एक बहुत बड़ी कैटेगरी पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लिएजेस कहते हैं। इसी न्यूक्लिएजेस को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला होता है एक्सोन्यूक्लिएजेस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लिएजेस। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सोन्यूक्लिएजेस क्या करता है, वो सिंपली एंड ऑफ द डीएनए से न्यूक्लियोटाइड के रिमूवल का फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि वो डीएनए के अंतिम से, यानी कि डीएनए के आखिरी से कुछ बेस पेयर्स को, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देता है। जैसे कि यहाँ फिगर से देखिए, ये हमारा कोई डीएनए है, इसको हम ए लिख लेते हैं, बेस पेयर। ये ए हो गया, ये टी हो गया, ये वाला हमारा जी हो गया, ये सी हो गया, ये मान लीजिए फिर से टी हो गया ना। तो ये हमारा क्या हुआ, एक डीएनए सीक्वेंस हो गया। अब ये एक स्ट्रैंड पे है, इसके जस्ट अपोजिट वाले स्ट्रैंड पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले सीक्वेंसेस आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस को लाएंगे तो मान लीजिए कि ये किसी डीएनए का एंड पोर्शन है, तो एक्सोन्यूक्लियस यहाँ से इस न्यूक्लियोटाइड पार्ट को रिमूव कर देगा। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड पार्ट को रिमूव कर देता है एंड ऑफ द डीएनए से। डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड पार्ट को रिमूव कर दिया गया। लेकिन एंडोन्यूक्लियस ऐसा काम नहीं करता। एंडोन्यूक्लियस देखिए, एंडोन्यूक्लियस कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हम फिर से एक डीएनए ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, ये फिर से हमारा ए आ गया। यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। एंडोन्यूक्लियस लास्ट में अपना काम नहीं करता, लास्ट में अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। वो यहाँ तो यहाँ से कटिंग का काम करेगा, या यहाँ से कटिंग का काम करेगा, या यहाँ से कटिंग का काम करेगा। वो लास्ट में कटिंग का काम नहीं करता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड में कटिंग का काम करेगा, जबकि एंडोन्यूक्लियस विद इन द डीएनए के अंदर अपनी कटिंग का काम करते हैं। अगला डिफरेंस क्या है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में। एक्सोन्यूक्लियस किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे फंक्शन नहीं करता है, वो सिर्फ एंड ऑफ द डीएनए में अपना कटिंग का काम कर देता है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस को कट करने के लिए या अपना कटिंग का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक पोजीशंस की नीड होती है। उन्हीं स्पेसिफिक पोजीशन पे एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ये दो ग्रुप थे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ डीएनए के लास्ट में से एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पॉइंट पर डीएनए को कट करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ आरई। आरई, अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट देखिए, ईच आरई फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। पहले आरई अपना फंक्शन काम करने से पहले, जैसे कि हम कहीं जाना होता है या आना होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, आजकल तो एंड्रॉयड का ज़माना है, तो हम गूगल मैप से पहले चेक करते हैं। सेम वही काम यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है। वो भी पहले इंटायर डीएनए की लेंथ को, उसके पूरे सीक्वेंसेस को इंस्पेक्ट करता है, पहले उसकी जांच करता है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, ईच आरई फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। हर आरई अपना फंक्शन परफॉर्म करने से पहले डीएनए की पूरी लेंथ को जांचेगा, पूरी सीक्वेंस की जांच करेगा। दूसरा पॉइंट, वंस आरई फाइंड्स इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। हमने अभी पीछे ही पढ़ा कि जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट पे ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहते हैं। यानी आरई ने पहले पूरे डीएनए लेंथ की जांच की। अब जब उसने अपने पूरे डीएनए लेंथ की जांच की, तो अब आरई अपने स्पेसिफिक पोजीशंस को ढूंढेगा। किसी डीएनए के अंदर कई सारे भी स्पेसिफिक पोजीशंस उसे मिल सकते हैं,
एक ही स्पेसिफिक पोजीशन मिल सकता है, एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसे मिल सकता है। तो आरई उन जगहों को ढूंढेगा जहां पर वो अपना काम कर सकता है, अपनी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को वो ढूंढेगा, और जब वो फाइंड कर लेगा अपने सीक्वेंसेस को, देन इट विल बाइंड टू द डीएनए। वो डीएनए के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, एंड कच ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स, और वो डबल हेलिक्स डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करने का काम करेगा। दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा, एक स्ट्रैंड को कट नहीं करता। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो आरी ने पहले इंटायर लेंथ की सीक्वेंस को इंस्पेक्ट किया, उसकी जांच की, अपने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को उसने पाया। जब उसने अपने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को ढूंढ लिया, तब उसने वहाँ पर जाकर बाइंडिंग का फंक्शन किया, और बाइंडिंग करने के बाद उसने दोनों स्ट्रैंड डबल हेलिक्स की कट कर दिए अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। इन दियर सुगर फॉस्फेट बैकबोन किस पे हमला करता है, आरी सुगर फॉस्फेट बैकबोन पे हमला करता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, ईच आरी रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। हर आरी अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस पहचानता है, और स्पेसिफिक सीक्वेंस कैसे होते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। किसके अंदर, डीएनए के अंदर। ईच आरी रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। डीएनए के अंदर आरी अपने स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइडेड सीक्वेंस को पहले पहचानेगा, उसके बाद ही वो उनसे जुड़ता है। अच्छा देखिए, पैलेंड्रोमिक क्या होते हैं, पैलेंड्रोम्स। पैलेंड्रोम्स क्या होते हैं, these are group of letters that from the same words when read both forward and backward direction। ये कुछ लेटर्स का ग्रुप होता है। पैलेंड्रोम्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें, जो भी लेटर हमें मिलेंगे सेम नंबर पर सेम लेटर मिलेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है मलयालम, जो एनसीईआरटी ने दिया है। यहाँ पे देखिए, हम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें तो भी फर्स्ट लेटर हमारा एम आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें तो भी फर्स्ट लेटर हमारा एम आ रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन से अगर हम पढ़ें तो सेकंड लेटर ए आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो भी सेकंड लेटर ए आएगा। इस तरह से थर्ड लेटर एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पैलेंड्रोम्स वो सीक्वेंसेस होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़ें, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पोजिशन पर सेम लेटर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, लेवल है, फर्स्ट लेटर यहाँ भी एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे सेकंड लेटर ई है, यहाँ पे भी सेकंड लेटर ई है। ऐसे रडार में भी देखिए, फर्स्ट लेटर आर है, सेकंड लेटर आर ही है, फर्स्ट लेटर आर है, सेकंड लेटर भी फर्स्ट लेटर आर है, इस साइड से भी फर्स्ट लेटर आपका आर ही है, यहाँ पर भी सेकंड लेटर ए है तो इस साइड से भी सेकंड लेटर ए है। इसी तरह मैडम भी आपका क्या है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब डीएनए के अंदर पैलेंड्रोम्स क्या होते हैं, डीएनए के अंदर जो भी पैलेंड्रोम्स हम देखते हैं वो एक स्ट्रैंड पर हमें देखने को नहीं मिलता है। डीएनए के अंदर जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगे वो हमें दोनों स्ट्रैंड पर चेक करने होंगे। अब देखिए, पहला स्ट्रैंड यहाँ पे कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारा पहला स्ट्रैंड हो गया, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारा दूसरा स्ट्रैंड है। यानी यहाँ पर पैलेंड्रोम्स हमें जो देखने को मिलेंगे वो पूरे डीएनए स्ट्रैंड को मिलाकर हम देखेंगे, यानी दोनों स्ट्रैंड पर हम पैलेंड्रोम्स को चेक करेंगे। अब देखिए, पहले वाले स्ट्रैंड पर फर्स्ट लेटर जी है फॉरवर्ड डायरेक्शन से, और दूसरे स्ट्रैंड पर अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से देखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारा सेकंड लेटर ए है तो इस साइड भी हमारा सेकंड लेटर ए है, यहाँ थर्ड लेटर ए है तो यहाँ भी थर्ड लेटर ए है। इस तरह यहाँ पे फोर्थ लेटर टी है तो यहाँ पे भी फोर्थ लेटर टी है। यानी कि जो हमें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जो इंग्लिश की वोकैबुलरी में हमको देखने को मिलेगा तो उसमें तो सिर्फ एक ही वर्ड में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो डीएनए के उसमें हम देखेंगे, डीएनए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो वो हमें दोनों स्ट्रैंड पर चेकआउट करना होगा, दोनों स्ट्रैंड पर हमें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। अब हर आरी, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन्हीं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानता है। इनके लिए अलग अलग, हर आरी के लिए अलग अलग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। किसी के 6 बेस पेयर के होंगे, किसी के 7 के होंगे, किसी के 10, किसी के बहुत लार्ज भी हो सकते हैं, किसी के 2 बेस पेयर का भी हो सकता है। तो हर आरी के लिए अलग अलग पैलेंड्रोमिक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होंगे जिनको हर आरी पहले पहचानेगा, फिर उससे बाइंड करेगा और फिर वहां से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा। ठीक है, ये हमारा पैलेंड्रोम्स हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं जो जब स्ट्रैंड्स को कट करते हैं तो वो
ठीक मिड पॉइंट से कटिंग का काम नहीं करते हैं, सेंटर से कटिंग का काम नहीं करते हैं, वो सेंटर से थोड़ा दूर हट के कटिंग का काम करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से थोड़ा दूर पैलाड्रोमिक साइट पर सेंटर से थोड़ा दूर कटिंग करने का काम करते हैं। लेकिन वो कटिंग कैसे करते हैं? बट बिटवीन द सेम बेस पेयर, सेम टू बेसेस, वो सेम टू बेसेस के बीच में ही कटिंग का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ई कोर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, आप लोग उसका सीक्वेंस याद कर लीजिए कि ई कोर फर्स्ट के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होता है, घटक और सटक। घटक और सटक ई कोर फर्स्ट के लिए स्पेसिफिक पैलाड्रोमिक सीक्वेंस है, घटक और सटक। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आरी सेंटर से मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से कटिंग करने का काम नहीं कर रहा है। ये इस तरह से आरी अपनी कटिंग का काम नहीं कर रहा है, वो सेंटर से दूर, ये जो यहाँ पे मार्क लगा है वो यही दिखा रहा है कि आरी यहाँ पर कट करने का काम करेगा। वो सेंटर से थोड़ा दूर यानी कि यहाँ जी और ए के बीच में कटिंग करने का काम कर रहा है, ठीक है। और इस वाले स्टैंड पे भी देखिए, इस वाले स्टैंड पे भी वो जी और ए के बीच में ही कटिंग करने का काम कर रहा है। सेम टू बेसिस कट करेगा, लेकिन दोनों बेसिस कैसे होंगे? सेम होंगे। अगर यहाँ पर जी और ए के बीच कटिंग करने का काम किया जा रहा है तो यहाँ पर भी जी और ए के बीच पे ही आरी कट करने का काम करेगा। कौन सा आरी की यहाँ पे बात की जा रही है? यहाँ पे हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ई कोर फर्स्ट है, यानी कि जो बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्ट्रैंड में डीएनए को सेंटर से थोड़ा दूर से काटेंगे और सेम टू बेसिस, दोनों स्ट्रैंड पर दोनों सेम बेसिस पे ही काटे जाएंगे। जब ऐसे काटे जाएंगे तो वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन जो होगा वो बचा रह जाएगा। जैसे यहाँ आगे फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ई कोर फर्स्ट ने कटिंग करने का काम किया, यहाँ पर भी जी और ए के बीच पे कट किया, तो यहाँ पर भी जी और ए के बीच में कटिंग का काम किया। अब देखिए यहाँ पे जब कटिंग हुई तो इतना पोर्शन हमारा कैसा बचा? सिंगल स्ट्रैंडेड बच रहा है। ये पोर्शन हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड बच रहा है, तो इसमें क्या होगा? ये स्टिकी एंड है या कोहेसिव एंड है। स्टिकी या कोहेसिव एंड यानी कि जो चिपकने में या लाइगेशन में बहुत आसानी कर देगा। जैसे कि यहाँ से कटिंग करने का काम किया तो ये जी और ए, इतना पोर्शन हमारा कट करके अलग हो गया, तो ये वाला पोर्शन जो हमारा बचा ये हमारा कैसा होगा? स्टिकी या कोहेसिव एंड होगा। ये कैसा बच रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। एंड में इसने सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन को छोड़ दिया है, जिसे हम क्या कहेंगे? स्टिकी या कोहेसिव स्ट्रैंड कहेंगे। यानी मेजर ऑफ द आरी स्टिकी या कोहेसिव स्ट्रैंड देते हैं। इसे हम एक बार फिगर से भी देख लेते हैं। ये हमारा वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए वो डीएनए कहलाता है जिसके थ्रू हम अपने डिजायर्ड डीएनए को होस्ट के पास तक भेजते हैं, ठीक है। ये हमारा वेक्टर डीएनए। देखिए यहाँ पर जी और ए के बीच कट किया, यहाँ पर भी जी और ए के बीच कट किया। जब यहाँ से कटिंग हो गई यानी कि इतना पोर्शन हमारा कट के अलग हो गया। जब इतना पोर्शन कट के अलग हो गया तो इतना बचा। ये हमारा वेक्टर डीएनए था, ठीक है। अब ई कोरी कट्स द डीएनए बिटवीन बेसेस जी एंड ए ओनली व्हेन द सीक्वेंसेस घटक इज प्रेजेंट इन द डीएनए। कब कट करेगा ई कोर फर्स्ट? जब उसे अपना स्पेसिफिक बेस पेयर का सीक्वेंस मिला, और वो कौन सा सीक्वेंस है? घटक एंड सटक। ये वहीं पर कटिंग का काम करेगा। इसी तरह देखिए ये हमारा वेक्टर डीएनए में उसने ऐसे कट किया, इसी तरह हमारा फॉरेन डीएनए में भी कटिंग का काम करेगा। यहाँ पर भी जी और ए के बीच कट किया और यहाँ पर भी जी और ए के बीच कटिंग का काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा गलत इन लोगों ने एरो दिखा दिया है, यहाँ पे एरो होना चाहिए। तो ये यहाँ पर भी जी और ए के बीच अपने कटिंग का काम करेगा। यानी कि जब इसने कट करने का काम किया तो फिर हमारा इतना पोर्शन देखिए कट करके अलग हो गया। इतना पोर्शन हमारा कट करके अलग हो गया, यानी यहाँ पर भी हमारा स्टिकी या कोहेसिव एंड बच रहा है। अब देखिए ये वाला एंड जो है और ये जो एंड बचा हुआ है, यानी वेक्टर डीएनए में जो एंड बचा हुआ है और जो हमारा फॉरेन डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए के जो स्टिकी एंड बचे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए होता है। यहाँ पे टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है। यानी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ईजिली बन जाएगी। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड। अब यहाँ पर हम इन दोनों को लाइगेज एंजाइम दिया तो ये आसानी से अपने एंड को जोड़ लेंगे और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाएगा।
इसीलिए हम जब तक भी कटिंग का काम करते हैं, चाहे हम वेक्टर डीएनए को कट करें चाहे हम फॉरेन डीएनए को कट करें, तो हम किससे कट करते हैं? सेम एंजाइम से, सेम आरई से हम कट करते हैं, ताकि हमें जो भी बेस पेयर के सीक्वेंसेस मिले वो धीरे धीरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही हों। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिले, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में या लाइगेशन में हमें काफ़ी कम मेहनत करनी पड़े और हम ईजिली फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को लाइगेट करा करके बहुत ही ईजिली अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लें। तो ये हमारा एनसीईआरटी का फिगर था। अच्छा देखिए, बहुत सारे आरई तो ऐसे होते हैं जो कि सेंटर से थोड़ा दूर कट करते हैं और हमें स्टिकी या कोहेसिव स्ट्रैंड देते हैं, लेकिन कुछ आरई ऐसे भी होते हैं जो ठीक बीच से ही कटिंग करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा कौन सा आरई है? हिंद सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, जो कि ठीक बीच से आरई को हिंद सेकेंड आरई जो है वो ठीक बीच से कट करने का काम करता है। तो सम आरई कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द पैलाड्रोम्स के मिड पॉइंट से कट करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ सेम रहेगी, दोनों में एक चीज़ सेम है कि दोनों जब भी कटिंग का काम करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड के सेम बेसिस के बीच में ही कटिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। जैसे यहाँ पर भी जी और सी के बीच कटिंग का काम हो रहा है, तो यहाँ पर भी जी और सी के बीच में ही कट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार हमें सिंगल स्टैंडर्ड एंड नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लीव्स डबल स्टैंडर्ड पोर्शन। यहाँ पे हमें कैसा पोर्शन मिलेगा? डबल स्टैंडर्ड पोजीशन ही मिलेगी। कुछ इस तरह कट हो जाएगा डीएनए इस तरह कट हो जाएगा। अब इस वाले को हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्लंट या फ्लश स्ट्रैंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लंट या फ्लश स्ट्रैंड कहते हैं। इसे हम ब्लंट या फ्लश स्ट्रैंड कहते हैं। ये आपका एनसीईआरटी से बाहर का है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। सम आरई, बहुत सारे आरई जो होते हैं वो मिड पॉइंट से थोड़े दूर पर जाकर के कटिंग का काम करते हैं, जिससे सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन हमें ऑब्टेन होता है। उसे हम स्टिकी या कोहेसिव एंड कहते हैं और वहाँ पर लाइगेशन ईजिली होता है। लेकिन कुछ आरई ऐसे भी होते हैं जो ठीक बीच से ही कट करने का काम करते हैं। इससे हमें ब्लंट या फ्लश स्ट्रैंड मिलता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और इसमें क्या होगा? लाइगेशन में डिफ़िकल्टी आती है। नेम ऑफ सम आरई, यहाँ पे हमने कुछ आरई दिए हुए हैं जो कि हमें फ्लश या ब्लंट स्ट्रैंड देते हैं। ब्लंट और फ्लश स्ट्रैंड देंगे। कौन कौन से हैं? हिंद सेकेंड हो गया, SMA फर्स्ट हो गया, ALU फर्स्ट हो गया, SCA फर्स्ट हो गया, ECOR 5 हो गया, ठीक है। ये हमारे आरई हैं। आप चाहे तो इनको याद कर लीजिए। याद करने के लिए सिंपल वे है हिंद सेकेंड, समा फर्स्ट, आलू फर्स्ट, शुगर केन फर्स्ट और ECOR 5। याद रखिएगा, जो ECOR फर्स्ट होता है वो हमारा स्टिकी या कोहेसिव स्ट्रैंड देता है, लेकिन जो ECOR 5 होता है वो हमें ब्लंट या फ्लश स्ट्रैंड देगा, ठीक है। और ECOR फर्स्ट के लिए हमने आपको बेस पेयर का सीक्वेंस बताया था, वो ध्यान दीजिएगा, घटक और सटक। बाकी हिंद सेकेंड वगैरह के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे हो गए कि आरई कैसे कटिंग का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम आरई। जब तक कि हम वेक्टर और डिज़ायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए को सेम आरई से कट नहीं करते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। तब तक हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बैक चलते हैं अपने फिगर की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जब भी हम कट करेंगे तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को सेम आरई से कट करेंगे। जैसे यहाँ पर भी हमने कट किया है तो देखिए ECOR फर्स्ट से किया है, यहाँ पे भी हम कट कर रहे हैं तो ECOR फर्स्ट से कर रहे हैं। क्यों सेम आरई से कट कर रहे हैं? जब हम सेम आरई से कट करेंगे तो वो सेम बेस पेयर के बीच में ही कटिंग करने का काम करेगा, और जब सेम बेस पेयर के बीच में कटिंग का काम होगा तो हमें दोनों पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस ही मिलेंगे। हमें दोनों पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर A का कॉम्प्लीमेंट्री हमें T मिल रहा था, A का कॉम्प्लीमेंट्री फिर इधर T है, यहाँ पे भी A का कॉम्प्लीमेंट्री T है, यहाँ पर भी A का कॉम्प्लीमेंट्री T है। तो हमें दोनों पर यानी वेक्टर और फॉरेन डीएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिल रहे थे, और जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिलेंगे तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी और तभी जाकर के हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो पाएगा। अगर हमने सेम आरई से कटिंग करने का काम नहीं किया तो फिर क्या होगा? अलग अलग सीक्वेंसेस मिलेंगे, अलग अलग सीक्वेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन ही नहीं सकता। अगर आप सोचें कि आप एलियन डीएनए को हिंद सेकेंड से कट कर दें और
आपका जो वेक्टर डीएनए है उसे आप E4 फर्स्ट से कट कर दें और आप उन दोनों को जोड़ पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कि आप वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को सेम आरी से कट नहीं करते हैं तब तक आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि जब हम सेम आरी से कट करते हैं तो हमें दोनों पर, वेक्टर डीएनए पर और डिज़ायर्ड एलियन डीएनए पर सेम कॉम्प्लीमेंट्री, सेम नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑब्टेन होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ईजिली होती है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजिली होगी तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही बात इस वाली बात में लिखी गई है, एनसीईआरटी की लाइन है आपकी। जब तक कि हम वेक्टर और सोर्स डीएनए को सेम आरी से कट नहीं करते तब तक कि आरडीएनए नहीं बन सकता। अब देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का फिगर है, ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ठीक है, ये हमारा फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए है, और ये वेक्टर डीएनए है जो कि प्लाज्मिड से लिया गया है, प्लाज्मिड है हमारा, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है। अब हमने इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है। फिर देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को हम सेम एंजाइम से कट कर रहे हैं, वो भी कहाँ पर, स्पेसिफिक पैलाड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पे कटिंग का काम हुआ। फॉरेन डीएनए कट करके इन तीन पीसेस में वो कट हुआ, क्योंकि यहाँ पर आरी को देखिए दो पोजीशंस मिली हैं अपने काम करने के लिए। इस फिगर से हमें यही पता चल रहा है ना कि एक ही डीएनए मॉलिक्यूल पर, एक ही डीएनए में 2, 3, 4, 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हमें रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक सीक्वेंस मिले। तो जितने भी स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें मिलेंगे उतनी जगह पर जो आरी होगा वो कट करने का काम करेगा। जैसे इस फॉरेन डीएनए पे 2 जगहों से अपना सीक्वेंस मिला है, जो भी आरी यहाँ पे यूज़ किया गया है उसे 2 अपना सीक्वेंस मिला है, 2 स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ पे उसे मिले हैं, इसलिए उसने 2 भागों में कट कर दिया है, यानी एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 3 पार्ट में उसने कट कर दिया। ऐसा ही प्लाज्मिड के साथ भी हुआ है, जब प्लाज्मिड को उसने एक ही बार कट किया है, यानी प्लाज्मिड में उसे, यानी वेक्टर डीएनए में उसे सिर्फ एक ही बार कट करने के लिए मिला है, तो यहाँ पर उसने एक बार कट किया है। अब हमने इन दोनों को किस पे डाल दिया, इनमें हमने डीएनए लाइगेज डाल दिया। डीएनए लाइगेज ने क्या कर दिया, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को मिला दिया और फिर ये हमारा क्या बन गया, आरडीएनए बन गया। इसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया ई कोलाई यानी होस्ट के अंदर। यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा सिंपली होस्ट है। ई कोलाई किस तरह यूज़ कर रहे हैं हम, होस्ट के जैसे हम ई कोलाई को यूज़ कर रहे हैं। ई कोलाई हमारा होस्ट है, इसके अंदर हमने अपने आरडीएनए को डाल दिया। अब सेल डिवाइड करेगी तो ये देखिए हमें अपना डिज़ायर्ड एंजाइम या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था पूरा आरी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।